गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने हिमालय का वर्गीकरण और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। देखो, उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। देखो, ये नदियां जो अपने साथ मलबा बहाकर लेके आती हैं, मिट्टी बहाकर लेके आती हैं, उनका लगातार जमाव होने से क्या है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 3200 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। देखो, जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। देखो, भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी होती है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। देखो, क्या होते हैं, भाबर पर्वत पदीय, ये जैसे पर्वत बना दिया मैंने, पर्वत के पैरों में यानी नीचे की ओर यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, जिससे जो नदियाँ यहाँ से बहकर आती हैं वो यहाँ पर प्रकट नहीं होती, यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके नीचे ही दब जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आगे इससे आगे तराई क्षेत्र आता है जहाँ पर वो नदियों का जल पुनः प्रकट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, भाबर क्षेत्र, जहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद तराई आता है। उसके बाद खादर वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। छोटी क्लासों में पढ़ा है हमने, खादर वहाँ वो होते हैं जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है और बांगर जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता, यानी पुरानी मिट्टी होती है, और खादर नई मिट्टी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे, देखो, भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, तराई प्रदेश कहलाते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाते हैं। नए जलोढ़ वाले खादर और पुराने वाले बांगर कहलाते हैं। देखो बच्चों, इसे हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे ये शिवालिक है हमारा, इसके नीचे पर्वत पदीय पैर, देखो पर्वत पदीय क्षेत्र में यहाँ पर भाबर यानी कंकड़ पत्थरों का जमाव है, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो गई हैं। आगे तराई प्रदेश है, यहाँ पर नदियों का जल वापस प्रकट हो रहा है। और खादर वो क्षेत्र होते हैं जहाँ देखो नदियों में बाढ़ आएगी तो वह जल प्रतिवर्ष पहुँचेगा और बांगर ऊपर वाले क्षेत्रों में नहीं पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ नई मिट्टी प्रतिवर्ष होती है, यहाँ पर पुरानी रहती है। उससे आगे हमारे डेल्टाई प्रदेश आते हैं और उससे आगे हमारा समुद्र आता है। ठीक है, तो इस चित्र से आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आया होगा। आगे देखते हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण शिलाकृतियाँ जैसे बालू, रोधी का विसर्प मैंने तुम्हें बताया, लहरदार जो आकृति होती है, नदियाँ जब घुमाव करते हुए सांप की तरह लहर खा के चलती हैं, विसर्प बनाती हैं। ठीक है, गोखुर झीलें होती हैं, जब नदियाँ विसर्प बनाती हुई चलती हैं तो उसका कुछ हिस्सा छूट जाता है, तो उसे छाड़न झील या गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान तटीय द्वीप बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियां अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। देखो, सुंदरवन का डेल्टा हमारा जो है बांग्लादेश में और उसका कुछ हिस्सा अपने भारत में है। ठीक है, सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री एंगल पर मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती है। तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा रहता है। देखो, फसलों वाला क्षेत्र है, यानी मिट्टी भी उपजाऊ है, पानी भी पर्याप्त है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। देखो, आगे पढ़ते हैं। अब हम, ये था हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब पढ़ते हैं मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल। देखो, भारतीय मरुस्थल के बारे में, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें उत्तर पूर्व गलत लिखा हुआ है, उत्तर पश्चिम में है। देखो, ये राजस्थान का नक्शा, और राजस्थान के नक्शे में अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरीके से फैली हुई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो हमारा जो मरुस्थल है वो इधर की साइड है, तो यानी उत्तर पश्चिम में है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान क्या होते हैं, देखो, अर्धचंद्राकार, चांद की आकृति के अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 mm से कम होती है
और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। देखो, जहाँ पर आज मरुस्थल है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले एक सागर था, टेथिस नाम का एक सागर था, और धीरे धीरे बाद में मरुस्थलीय दशाएं हुई हैं। इसकी पुष्टि औकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। देखो, जैसलमेर में औकल वुड फॉसिल पार्क एक जीवाश्म पार्क है, जहाँ पर पुराने जो जीवाश्म निकले हैं जमीन के अंदर से, उनसे पता चलता है कि यहाँ कोई समुद्र रहा था और समुद्र में कुछ चीजें डूबी हुई थी। उनकी जब जांच की गई है तो उससे पता चला है कि यहाँ पर कोई जलीय क्षेत्र था। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना, चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्ष और पवन क्रिया के द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने यानी छतरी नुमा चट्टाने और मरु उद्यान है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर वाला ढाल उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। देखो, कच्छ का रन गुजरात में हमारा। यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल में बहने वाली सदावाहिनी जो नदी है वो लूनी नदी है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। देखो, अल्पवृष्टि यानी बारिश कम होती है और वाष्पीकरण जो भी पानी होता है उसका क्या है, भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण क्या है, हमेशा जल की अभाव रहता है, जल की कमी रहती है। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवाह क्या होता है कि जब नदियां अपने अंदर ही अंदर बह के और बाहर कहीं नहीं मिलती हैं, किसी क्षेत्र में अंदर ही बह के अंदर ही लुप्त हो जाती है, वो होता है अंतःस्थलीय अपवाह। यहाँ नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। प्लाया होती हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलें होती हैं, उन्हें प्लाया कहा जाता है। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। देखो, आगे देखते हैं हम तटीय मैदान। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? 7,517 किलोमीटर लंबी है। अब देखो, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान पढ़ते हैं। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिम तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मंझगांव, जेएल, नावाशेवा, मार्मागोआ, मैंगलोर, कोचीन आदि हैं। देखो, ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं वो हमारे कहाँ हैं? पश्चिमी तट पर हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल के तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। देखो, मैं तुम्हें अभी इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। देखो, ये है हमारा पश्चिमी तटवर्ती मैदान और ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ा है, मैंने हल्का सा चौड़ा नहीं बनाया इसको। ये थोड़ा चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान और ये थोड़ा सकड़ा है। ठीक है, तो हम पश्चिम तटीय मैदान की बात कर रहे हैं तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे काठियावाड़ या सौराष्ट्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद सूरत से लेके और अपने गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण का तटीय मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र और गोवा में आता है हमारा। ठीक है, उसके बाद वाला जो है गोवा से लेके और हमारा कन्याकुमारी तक का है, उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक और हमारा केरल में आता है। ठीक है, इसके 3 विभाजन हैं, काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, उसके बाद कोंकण का तट और उसके बाद मालाबार तट। आगे देखो, निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया था। गुजरात या कच्छ या काठियावाड़ तट, अभी हमने सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट देखा। महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट नीचे वाला, कर्नाटक तथा केरल में जो था हमारा मालाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान में के मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़ा हो जाता है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। जो डेल्टा जो नदियां बनाती हैं वो पूर्वी तट वाली नदियां बनाती हैं। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं
और डेल्टा बनाने के कारण नदियां वहां से बहती हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस तट को कटाफटा कर दिया है। ये तट सीधा नहीं है, सतत नहीं है, ये कटाफटा है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताइए। देखो मैं दिखाती हूँ भी पूर्वी तट पे किस किस भागों में पूर्वी तट को बांटा गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा कोलकाता है। कोलकाता से नीचे की ओर जाएंगे हम कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी तक, यहाँ तक इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। कौन से? पूर्वी तटीय मैदान को। हुगली नदी से लेके और कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी से लेके और हमारा नीचे कन्याकुमारी तक का है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इधर मालाबार तट था, इधर कोरोमंडल तट है, इधर उत्तरी सरकार तट है, इधर कोंकण का मैदान था। ठीक है, और यहाँ पर तो नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर ही काठियावाड़ का है ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, अगला है हमारा द्वीप समूह। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक तो है बंगाल की खाड़ी वाले और दूसरे अरब सागर वाले। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित हैं। रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखो, जीवंत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार उद्गार हो रहा है, वो जीवंत ज्वालामुखी होता है। और वो कहाँ पर है? हमारा निकोबार द्वीप समूह में, बैरन नाम से। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना हुआ है। आगे देखो, पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन हैं। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। देखो, संवहनीय वर्षा क्या होती है कि जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर रोज 3-4 बजे के आसपास जो है भाप बन के पानी ऊपर उठ जाता है और रोज 3-4 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश होती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच में बिखरे हुए हैं। केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। अगर पूछा जाए प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। यह 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव के आवास हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएं, शिलिंग, गोलाश्मिकाएं और गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। भारत की स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संरचनाओं के बारे में पढ़ा हमने। भारत के भौतिक विभाग थे ये, जिन्हें प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय का वर्गीकरण, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश थे और द्वीप समूह, इनके बारे में हमने विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ा है। मैं अपनी क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।